दोस्तों, एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में 50 मिलियन से ज़्यादा क्रिप्टो सरमायाकार हैं। किसी भी दूसरे मुल्क के मुकाबले में बहुत बड़ी तादाद इस वक्त पाकिस्तान में क्रिप्टो को लेकर सरमायाकारी कर रही है। ये इंडिया, अमेरिका और बांग्लादेश के बाद सबसे ज़्यादा सरमायाकार हैं। कुछ दिन पहले ये इत्तला मिली थी कि पाकिस्तान में क्रिप्टो पर मुकम्मल पाबंदी आयद की जाने वाली है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि किस किस्म के क्रिप्टो रेगुलेटर्स मुतारिफ कराए जाएंगे, किन कवानीन से मुल्क को फ़ायदा होगा, क्रिप्टो करेंसी में सरमायाकारी करने के फ़वाइद और नुकसानात क्या हैं। हम इस वीडियो में इसी बारे में बात करेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें। दोस्तों, पाकिस्तान में क्रिप्टो के सरमायाकारों में सबसे बड़ा काम वकार ज़का कर रहा है। वो इस डिजिटल करेंसी के लिए अदालत भी जा चुका है और नौजवानों को क्रिप्टो करेंसी के लिए तरगीब भी दे रहा है। क्या हुकूमत पाकिस्तान किसी न किसी तरीके से क्रिप्टो करेंसियों को रेगुलेट करने की कोशिश करेगी? किसी भी मामले पर कानून बनाने से पहले ये बहुत ज़रूरी है कि उसकी वजाहत की जाए। लेकिन क्रिप्टो करेंसी को समझना और समझाना आसान काम नहीं है। क्रिप्टो करेंसी क्या है, अगर ये करेंसी है तो कितने ममालिक में उसका इस्तेमाल किया जा सकता है? सिर्फ एक मुल्क क्रिप्टो करेंसियों को कानूनी टेंडर के तौर पर इस्तेमाल करने की इजाज़त देता है, ये एल सल्वाडोर है। तो अगर ये करेंसी नहीं है तो फिर क्या है? क्या ये एक चीज़ है जिसे आप ख़रीद कर तिजारत कर सकते हैं? पोकेमोन कार्ड्स की तरह आप बचपन में ख़रीदते और फिर तिजारत करते थे, या ये एक प्रॉपर्टी है जिसमें आप इस उम्मीद के साथ सरमायाकारी कर रहे हैं कि आपकी सरमायाकारी की कदर मुस्तक़बिल में बढ़ेगी और आपको बेहतर फ़ायदा मिलेगा, जैसा कि आप जायदाद में सरमायाकारी करते हैं और जायदाद को एक असासा समझते हैं। यही वजह है कि बहुत से ममालिक में रेगुलेटर्स क्रिप्टो करेंसियों के लिए क्रिप्टो एसेट्स की इस्लाह इस्तेमाल करते हैं। दूसरा ये कि क्रिप्टो करेंसियों को रेगुलेट करने की क्या ज़रूरत है। मुख्तलिफ हुकूमतों का कहना है कि क्रिप्टो करेंसी और बिटकॉइन में मनी लॉन्ड्रिंग के लिए इस्तेमाल होती हैं। ये मुजरमों की तरफ से मुजरमाना सरगर्मियों की माली मदद और टैक्स चोरी के लिए इस्तेमाल हो सकती है। दर हकीकत अगर आप क्रिप्टो करेंसियों के पीछे बुनियादी नज़रियात पर नज़र डालते हैं तो बुनियादी ख्याल डिसेंट्रलाइजेशन है। अगर हर हुकूमत अपने मुल्क के मालियाती निज़ाम को अपने मुल्क के मरकज़ी बैंकों के ज़रिए कंट्रोल करती है और बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी हुकूमतों के कंट्रोल से बाहर हैं, लेकिन हुकूमतें अपना कंट्रोल छोड़ना नहीं चाहती। मई 2021 में अमेरिका में तेल के सबसे बड़ी पाइपलाइन सिस्टम को हैकर्स के ज़रिए हैक कर लिया गया था। उन्होंने उसे नौ आबादियाती पाइपलाइन का नाम दिया। उन्होंने पूरी पाइपलाइन को कुछ दिनों के लिए बंद कर दिया और बिटकॉइंस बतौर तावान मांगे। उन हैकर्स को मालूम था कि बिटकॉइंस गुमनाम हैं और उन्हें अदायगी के लिए वसूल कुनिंदा के मकाम का पता नहीं लगाया जा सकेगा। इसलिए उन्होंने अदायगी कबूल करने और बगैर किसी हंगामा आराई के चुपचाप ये मंसूबा बनाया। लेकिन कुछ हफ्तों के अंदर अमरीकी हुकूमत ने असल में उन हैकर्स का सुराग लगा लिया और बिटकॉइंस भी रिकवर कर लिए। ये बहुत हैरान कुन था, क्योंकि उस वक्त तक बहुत से लोगों का ख्याल था कि बिटकॉइंस और क्रिप्टो करेंसी दरअसल गुमनाम है, कि कोई भी बिटकॉइंस के माखज़ या मकाम या उनके इस्तेमाल के बारे में नहीं जान सकेगा। दोस्तों, वजह ये थी कि अमरीकी हुकूमत के पास बिटकॉइंस की बाजियाबी के लिए IP एड्रेसेस को ट्रेस करने के लिए बहुत सारे वसाइल मौजूद हैं, यानी बहुत सारी डिवाइसेस वो इस्तेमाल में लाते हैं। दूसरे ममालिक की हुकूमतों के लिए भी ऐसा नहीं किया जा सकता या ऐसा नहीं कहा जा सकता। अगर हम मनी लॉन्ड्रिंग के बारे में बात करते हैं तो गुज़िश्ता साल क्रिप्टो करेंसियों का इस्तेमाल करके पाकिस्तान से बाहर तकरीबन 20 मिलियन रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग की गई थी। मनी लॉन्ड्रिंग, हैकर्स के हमले, दहशतगर्दी की माली मुआवनत क्रिप्टो के हवाले से यकीनी तौर पर जायज़ खदशात हैं। ये उन वजूहात के तौर पर बयान किए गए हैं जिनकी वजह से ज़वाबत की सख्त ज़रूरत है। आइए क्रिप्टो करेंसी के कानून के बारे में बात करते हैं। दूसरे ममालिक ने क्रिप्टो को रेगुलेट करने के लिए क्या किया है? ज़्यादातर ममालिक में बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी कानूनी टेंडर नहीं है। इसका मतलब है कि वो करेंसी के तौर पर इस्तेमाल नहीं हो सकते, लेकिन दूसरे मकासद के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं। उन्हें ख़रीदना
बेचना और बतौर असासा इस्तेमाल करना कानूनी है। मिसाल के तौर पर अमेरिका में बिटकॉइन कानूनी है और उस पर जायदाद की तरह टैक्स लगाया जाता है। जर्मनी जैसे ममालिक में बैंकों को भी क्रिप्टो करेंसियों की खरीदो फरोख्त की इजाज़त है। दर हकीकत यूरोपीय यूनियन GST वसूल नहीं करती। क्रिप्टो करेंसियों को ऑस्ट्रेलिया में भी जायदाद समझा जाता है ताकि उस पर कैपिटल गेन्स टैक्स लगाया जा सके। दूसरी जानब तुर्की जैसे ममालिक में क्रिप्टो करेंसियों में तिजारत करना और उन्हें खरीदने के बाद रखना कानूनी है, लेकिन बैंकिंग के लिए उसके इस्तेमाल पर पाबंदी है। उसे बतौर करेंसी इस्तेमाल करना मुकम्मल तौर पर गैर कानूनी है। अगर वहाँ कोई कहे कि वो बिटकॉइन में अदायगी कबूल करेंगे जिसकी इजाज़त है, तो कुछ लोग उसे बतौर करेंसी कबूल कर सकते हैं। लिहाजा मजमूई तौर पर ज़्यादातर ममालिक में उसूल ये है कि क्रिप्टो करेंसियों को डिजिटल असासों और अशिया के तौर पर कबूल किया जाता है और उन पर टैक्स भी लगाया जाता है। लेकिन फिर चीन जैसे ममालिक हैं, वहाँ क्रिप्टो करेंसियों पर मुकम्मल पाबंदी है। नवंबर 2021 तक लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस के मुताबिक दुनिया में सिर्फ 9 ममालिक ऐसे हैं जहां क्रिप्टो करेंसियों पर मुकम्मल पाबंदी है। अलजायर, बांग्लादेश, चीन, मिस्र, इराक, मराकेश, नेपाल, कतर और ट्यूनिस। चूँकि चीन उनमें सबसे बड़ा मुल्क है, आइए चीन पर कुछ बात करते हैं। 2013 से 8 साल कबल चीन ने पाबंदियां लगाना शुरू कर दी। 2013 में उन्होंने कहा कि बैंकों को क्रिप्टो करेंसी लेन देन करने की इजाज़त नहीं है। 4 साल बाद यानी 2017 में उन्होंने कहा कि क्रिप्टो करेंसियों के लेन देन करने वाले अदायगी के गेटवेज पर पाबंदी लगा दी जाएगी। यही वजह है कि ये बाइनांस दुनिया का सबसे बड़ा क्रिप्टो एक्सचेंज प्लेटफॉर्म बन चुका है। अगरचे चीन में ही लॉन्च किया गया था। 2017 में उसने अपना हेडक्वार्टर चीन से बाहर कैमन जज़ायर में मुंतकिल कर दिया, लेकिन 2021 में चीन ने अपने कवानीन को मजीद सख्त कर दिया। जून में उन्होंने क्रिप्टो की माइनिंग पर पाबंदी लगा दी। उनके मुल्क में बिटकॉइन की माइनिंग भी नहीं हो सकती और फिर होलसेल पर भी पाबंदी है। अब चीन में क्रिप्टो करेंसियों के मुतालिक हर सरगर्मी पर मुकम्मल पाबंदी है। दर हकीकत कानून कहता है कि ये कानून चीन की सरहदों से बाहर भी लागू है। अगर क्रिप्टो करेंसियों से मुतालिक कोई प्लेटफॉर्म चीनी आबादी को पूरा करता है तो उस पर पाबंदी लगा दी जाएगी, चाहे वो चीन से बाहर ऐसा कर रहा हो। इसका इफेक्ट क्या होगा? अप्रैल 2017 तक दुनिया में बिटकॉइन की माइनिंग का 2/3 हिस्सा चीन में था, लेकिन जुलाई 2021 तक ये बिटकॉइन माइनिंग चीन से बाहर ट्रांसफ़र हो गई। बिटकॉइन के माइनिंग्स ने काज़ाकिस्तान, अफ्रीका या कनाडा से काम शुरू किया। वो चीन से बाहर चले गए या उन्होंने महज अपना सामान बेच दिया और इंडस्ट्री ही छोड़ दी। एक तरह से ये सनत चीन से बाहर निकल गई। बहुत से माहिरीन का ख्याल है कि चीन ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि चीन हर चीज़ पर मुकम्मल कंट्रोल करना चाहता है। चीनी हुकूमत एक आमरीत हुकूमत है, वो हर चीज़ पर मुकम्मल कंट्रोल रखना चाहते हैं। दूसरी वजह यह है कि चीनी हुकूमत ने अपनी हुकूमत की हिमायत याफ्ता डिजिटल करेंसी मुतारिफ कराई है और चीनी हुकूमत बिटकॉइन को अपने सिक्के से मुकाबला नहीं करने देना चाहती। अवामी तौर पर चीनी हुकूमत ने एक वजह यह भी बताई है कि बिटकॉइन का माहौल पर असर नुकसानदेह है। ये हकीकत में गलत नहीं है। बिटकॉइन की बिजली की खपत और माहौलियाती असरात बहुत नुकसानदेह हैं, लेकिन माहिरीन का ख्याल है कि चीन की तरफ से ये महज एक सतही वजह है। असल वजह अपना कंट्रोल कायम रखना है। दूसरी तरफ एल सल्वाडोर और बहामास जैसे ममालिक चीन के बिल्कुल बरअक्स हैं। एल सल्वाडोर बिटकॉइन को कानूनी टेंडर बनाने वाला पहला मुल्क था। इससे पहले उनके मुल्क में सिर्फ अमरीकी डॉलर ही कानूनी टेंडर हुआ करता था। इसका मतलब ये है कि ना सिर्फ बिटकॉइन कानूनी है बल्कि उसे दूसरी चीज़ें खरीदने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। दोस्तों, मैंने इस वीडियो में इस बारे में तफसील से बात की है, आप उसे भी देख सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ऐसा करने के लिए सादा वजह यह बताई जाती है कि एल सल्वाडोर की मईशत ज़्यादातर तरसीलात पर इन्हसार करती है। एल सल्वाडोर के शहरी जो एल सल्वाडोर से बाहर रहते हैं, एल सल्वाडोर में बहुत ज़्यादा रकम भेजते हैं और ये उनकी मईशत में एक बड़ा हिस्सा है। 2020 में मुल्क के बाहर से एल सल्वाडोर में आने वाले कुल तरसीलात ज़र
$5.9 बिलियन थे। मुल्क की जीडीपी का 5वां हिस्सा और उसमें से $400 सिर्फ ट्रांजैक्शन चार्जेस थे, क्योंकि वेस्टर्न यूनियन, मनी ट्रांसफ़र और मनीग्राम जैसी कंपनियां बैन-अवी लेन देन के लिए बहुत ज़्यादा रकम वसूल करती हैं। लेकिन अगर बिटकॉइंस के ज़रिए भेजी जाती है तो लेन देन के चार्जेस तकरीबन सिफर तक गिर जाते हैं और मुल्क में मज़ीद रकम आ सकती है। इसके पीछे ये एक बड़ी वजह बताई जाती है। इसके अलावा एल सल्वाडोर के सदर को उम्मीद है कि गैर मुल्की उनके मुल्क में सरमायाकारी करने जाएंगे, क्योंकि उनका ख्याल है कि उनकी मईशत बिटकॉइन के लिए बहुत वसी है। दूसरे ममालिक के बिटकॉइंस के माइनर्स अपने मुल्क में रहना चाहेंगे और अपने साथ मज़ीद रकम लाएंगे। क्रिप्टो ट्रेडर्स, वो लोग जो क्रिप्टो में तिजारत करके अमीर हुए, वो भी अपने मुल्क में रहना चाहेंगे। दर हकीकत एल सल्वाडोर दुनिया का पहला बिटकॉइन सिटी बनाने का मंसूबा बना रहा है, लेकिन एक पूरा शहर जो बिटकॉइन के गिर्द घूमता है। यहाँ एक बात बिल्कुल वाज़ेह है, जो ममालिक क्रिप्टो करेंसियों पर मुकम्मल पाबंदी लगाते हैं उन्हें किसी न किसी शक्ल में उसकी वजह से माशी नुकसान उठाना पड़ता है। क्रिप्टो ट्रेडर्स और क्रिप्टो माइनर्स ने चीन छोड़ दिया है या उन्होंने अपना पैसा मुल्क से बाहर मुंतकिल कर दिया है। क्रिप्टो इंडस्ट्री में सरमायाकारी चीन से बाहर चली गई है और एल सल्वाडोर जैसे ममालिक इससे फ़ायदा उठा रहे हैं। क्रिप्टो इंडस्ट्री अगर किसी मुल्क से मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाती है तो मुस्तकबिल में जो इख्तराआत होंगी वो मुख्तलिफ शोबों जो कि मुस्तकबिल में ब्लॉकचेन और क्रिप्टो इस्तेमाल करेंगे, जिन ममालिक ने क्रिप्टो पर पाबंदी आयद की है उनको भी नुकसान उठाना पड़ेगा। अगर आप उसमें होने वाली इख्तराआत के बारे में सोच रहे हैं, सेहत की देखभाल, तालीम में मौजूदा निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए या इस तरह की और चीज़ों के बारे में, तो बहुत से ममालिक ने ऐसा करना शुरू कर दिया है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा नुक्ता हुकूमत का टैक्स रेवेन्यू है। चीन जैसे ममालिक के लिए क्रिप्टो करेंसी से टैक्स की मज़ीद आमदनी नहीं है, लेकिन दूसरे ममालिक में क्या हो रहा है? यूरोपीय यूनियन, USA और ऑस्ट्रेलिया में लोग क्रिप्टो में सरमायाकारी करते हैं, उससे मुनाफा कमाते हैं और उस पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस टैक्स अदा करते हैं। ये हुकूमत के लिए टैक्स का एक अच्छा ज़रिया है। चीन जैसे ममालिक को अब इससे हारना पड़ेगा। अगर हम यहाँ शुरू में पाकिस्तान की बात करें तो हुकूमत ने जल्द अज जल्द उस पर पाबंदी लगाने की कोशिश की। पाकिस्तान ने पिछले दिनों क्रिप्टो करेंसियों पर पाबंदी लगा दी थी, लेकिन उस पाबंदी को कानूनी तौर पर वकार ज़का ने अदालत में चैलेंज किया था और सिंध हाई कोर्ट ने अपने तारीखी फैसले में इस पाबंदी को ख़त्म कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पाबंदी से क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस के कारोबारी मौके को ख़तरा है और हर चीज़ पर पाबंदी लगाना हल नहीं है। उन्होंने कबूल किया कि क्रिप्टो करेंसियों से मुतालिक मनफी निकात हैं कि उनके गलत मकासद के लिए इस्तेमाल किए जाने का इम्कान है, लेकिन उस पर पाबंदी का मुतालबा नहीं है और उसके बजाय मुनासिब कानून साजी की ज़रूरत है। और आखिरकार हुकूमत को ये नुक्ता समझ में आना शुरू हो गया, इसीलिए उसके लिए कानून वज़ा करने पर बातचीत हो रही है। वक्त बताएगा कि इन ज़ाब्तों में क्या शामिल होगा। यहाँ आप अपनी राय भी दे सकते हैं। कानून कैसे बनाए जाएं, कानून किस मुल्क के साथ मिलते जुलते होने चाहिए। मेरी राय में एल सल्वाडोर की पैरवी लाजमी है और उस जैसे ही कोई कानून साजी होनी चाहिए। कौन जानता है कि कौन से गैर मुतवक्के ख़तरात उसके लिए आएंगे, लेकिन जो इक़दामात यूरोप और अमेरिका के दूसरे तरक्की याफ्ता ममालिक ने किए हैं, अगर ऐसे कानून बनाए जाएं तो ये मुल्क के लिए बेहतरीन ऑप्शन होगा और ये क्रिप्टो सरमायाकारों के लिए भी एक अच्छा ऑप्शन होगा। उम्मीद है आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी होगी। अगली वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें।